सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना से संबंधित वर्नर का सिद्धांत। बने रहिए हमारे साथ और सीखिए सरलता से। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा बनता है, वर्नर का उप सहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत क्या है, या वर्नर का उप सहसंयोजकता का सिद्धांत क्या है। इसके लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए हमको ये यौगिक देखना पड़ेगा। ये यौगिक वही है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये फार्मूला अपन देख रहे हैं। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। हेक्सा 6 है, NH3 लिगेंड है जिसको हम एमीन बोलते हैं। ये कोबाल्ट केंद्रीय धात्विक आयन है और इसके साथ में हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतलाई थर्ड, और पीछे क्लोराइड जुड़े हुए हैं क्लोराइड के रूप में, तो अपन ने क्लोराइड बोला। अब इसकी संरचना में हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ में 3 यानी NH3 6 जुड़े हुए हैं और 3 Cl जुड़े हुए हैं। ये Cl भी किससे जुड़े हुए हैं? कोबाल्ट से। ये NH3 भी किससे जुड़े हुए हैं? जैसा कि अपन यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, देखो ध्यान से। ये बीचों बीच में अपन ने कोबाल्ट बदलाया हुआ है, और जब बीचों बीच में हमने कोबाल्ट बदलाया हुआ है तो कोबाल्ट के साथ 6 जगह तो अपन ने एमीन जोड़ दिए सीधी रेखाओं के द्वारा, और 3 जगह डॉटेड लाइन बना करके हमने Cl को जोड़ दिया। ये Cl को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वर्नर के द्वारा दी गई केंद्रीय धात्विक आयन और लिगेंड से बने हुए उप सहसंयोजी यौगिक की संरचना है। यहां हम देखते हैं बिंदु। पहला बिंदु देखिए, केंद्रीय धात्विक आयन 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या हुआ? केंद्रीय धात्विक आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। बहुत आसानी से याद होने वाला पॉइंट है, कोई दिक्कत हमको है नहीं। 2 नंबर पे प्रश्न आ सकता है कि वर्नर का सिद्धांत क्या है, तो अपने को पॉइंट यहाँ पर देना पड़ेंगे। तो केंद्रीय धात्विक आयन यानी कि कौन है केंद्रीय धात्विक आयन? जो बीच में है, कोबाल्ट। कितने प्रकार की संयोजकता दर्शा रहा है? 2 प्रकार की, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक संयोजकता आयनों के द्वारा संतृप्त रहती है। देखो बेटे, ये अपन ने केंद्रीय धात्विक आयन बतलाया और ये आयन बतलाए Cl 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 डॉटेड लाइन के द्वारा। यानी डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन किसको व्यक्त कर रही है? प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रही है। वहीं हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों के द्वारा संतृप्त रहती है। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों के द्वारा। देखिए बेटे, NH3 लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, 6 NH3 यहां पर लिगेंड है, और तीनों स्ट्रेट लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। देख भी रहे हैं अपन कि ये 6 NH3 लिगेंड है, ये आयन थे। तो आयन से कौन सी संयोजकता चली? प्राथमिक। और लिगेंड से कौन सी संयोजकता चली? इसको अपन ने द्वितीयक संयोजकता नाम दिया हुआ है। तो बेटे 3 पॉइंट हमारे हो गए। पहला पॉइंट क्या देखा? केंद्रीय धात्विक आयन 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। दूसरा पॉइंट बताया, प्राथमिक संयोजकता आयनों से संतृप्त रहती है, इसको हम मुख्य संयोजकता भी कहते हैं। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों के द्वारा संतृप्त रहती है। द्वितीयक संयोजकता का मान उप सहसंयोजी संख्या के तुल्य होता है, क्योंकि इन लिगेंड की संख्या को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है? उप सहसंयोजी संख्या। ये लिगेंड थे X, और X को हमने क्या बोला हुआ है? सहसंयोजी यौगिक। तो हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता का मान केंद्रीय धात्विक आयन की उप सहसंयोजी संख्या के तुल्य होता है। जब 3 पॉइंट हमारे समझ में हमारे सामने आ गए, प्राथमिक संयोजकता को मुख्य या आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है, और द्वितीयक जो संयोजकता है इसको हम सेकेंडरी या सहायक उप संख्या भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं बेटे, प्राथमिक, चौथा पॉइंट देख रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धात्विक आयन के चारों ओर निर्देशित रहती है। इनकी डिजाइन संरचना अलग अलग हो सकती है, इनकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो हमारे उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। समावयवता, समावयवता से क्या तात्पर्य निकलता है? सूत्र एक ही रहेगा, संरचना बदल जाएगी।
सूत्र एक ही रहेगा। संरचना बदल जैसे जाएगी। हमारे हाथ में हम देखते हैं 4 उंगली है, 1 अंगूठा है, तो ये एक साधारण संरचना है। अब हम देखते हैं कुछ व्यक्तियों में कोई जेनेटिक मिस्टेक हो जाती है, अंगूठे की जगह अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, अंगूठे भी 2 हो जाते हैं। ये अंगूठे 2 हो जाते हैं, लेकिन अंगूठे की डायरेक्शन मान लो बदल गई तो कंटेंट जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है वो तो सेम है कि 4 उंगली और 1 अंगूठा, लेकिन अंगूठे की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। हम देखते कई बार वो नंदी या गाय को लेकर के आते हैं जिसकी पीठ के ऊपर भी 1-2 पैर दिखलाई देते हैं, लाते ना वो ट्रक व्रक वाले महाराज जी होने। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि संरचना क्या हो रही है, यहाँ पर बदल गई है। तो इस संरचना बदलने वाले कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना बदल जाए तो इसे समावयवता कहते हैं। तो हमने क्या देखा बेटे, यहाँ पर ये इतने सारे समूह जुड़े हुए हैं, CO NH3 होल 6 Cl3 में देख रहे हैं हम 6 जगह NH3 है, 3 जगह Cl है। अगर इनकी जगह बदल जाएगी तो ये अलग अलग प्रकार के सूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेटे वर्नर का सिद्धांत 4 बिंदुओं के आधार पर चलेगा। केंद्रीय धात्विक आयन 2 प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता आयनों के द्वारा संतृप्त रहती है, जिसे मुख्य संयोजकता भी कहा जाता है। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों के द्वारा संतृप्त रहती है। इसका मान हम देखते हैं कि उपसहसंयोजी संख्या के बराबर होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धात्विक आयन के चारों ओर निर्देशित रहती है, अलग अलग दिशाओं में रहती है, जिसके कारण समावयवता प्रदर्शित होती है। और वर्नर वह पहला वैज्ञानिक था जिसने हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की संरचना को प्रस्तुत किया। तो वर्नर के हिसाब से ये पहला उपसहसंयोजी यौगिक है। इन कार्यों के लिए वर्नर नामक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बात समझ में आ गई आपको? वहीं हम देखते जो अन्य वैज्ञानिक थे, उन अन्य वैज्ञानिकों के हिसाब से पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट प्रथम ज्ञात उपसहसंयोजी यौगिक है। वर्नर के हिसाब से कौन है? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों के हिसाब, अन्य वैज्ञानिक किसको मानते हैं? हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम दोनों को ध्यान रख लेते हैं। वर्नर ने इसको बतलाया तो अन्य वैज्ञानिकों ने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को प्रथम उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में प्रदर्शित किया।